अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज हमें सबसे पहले बात करनी है चीन और अमेरिका के दरमियान मसनूई जहानत की जंग की। आपको बताएं कि बीजिंग ने वाशिंगटन की जानिब से नई पाबंदियों की मजम्मत की है और अमेरिका को खबरदार किया है कि बिला जवाज़ और गैर मोहतात पाबंदियों से बाज रहे, वरना पूरी शिद्दत से इन तमाम कार्रवाइयों का जवाबी वार जो है वो सामने आ सकता है चाइना की जानिब से। अच्छा, जो रिपोर्ट्स इस हवाले से हमारे पास सामने आई हैं वो ये बताती हैं कि चाइना की जो जहानत की कंपनी है, मसनूई जहानत की कंपनी सेंस टाइम, उस समय चीनी अफराद और इदारों पर पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं अमेरिका की जानिब से, जिस पर चीन ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। चीन की वजारत खारिजा के तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और चीन के मफादात को नुकसान पहुँचाना बंद कर दे। दूसरी जानिब अमेरिका ने अपने इदारों को खबरदार किया है कि जावा बेस्ड सॉफ्टवेयर Log4j में खामियों की निशानदेही कर दी गई है, जिसकी वजह से दुनिया भर में करोड़ों डिवाइसेस के हैक होने का खतरा मौजूद है। अमेरिकी साइबर हुकाम बताते हैं कि सॉफ्टवेयर की खामियां हैकर्स को ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर सर्वर्स तक रसाई का आसान रास्ता फराहम कर रही हैं और खदशा ये है कि चीनी हैकर्स इस खामी से वसी पैमाने पर फ़ायदा उठा सकते हैं। संगीन खामियों को दूर करने के लिए कार्रवाई करने की अशद तौर पर ज़रूरत है, ये कहा गया है अमेरिका की जानिब से, और इसी पर जी रिएक्शन आ रहा है इस वक्त चाइना की जानिब से। मामला क्या है ये बेहतर तौर पर समझ लेते हैं जी। अयूब सुंबल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं चाइना से, सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अयूब सुंबल साहब, बहुत शुक्रिया आप वक्त दे रहे हैं। अयूब साहब, पहले तो ये सारा मामला हमें समझा दीजिएगा, क्यों अमेरिका को साइबर हुकाम को और अपनी बड़ी जो अमेरिकी सनतें हैं उनके एग्जीक्यूटिव्स को मुतनब्बे करना पड़ा है कि जो सॉफ्टवेयर है Log4j, इसमें बहुत सारी संगीन खामियां मौजूद हैं, इनको रोकने के लिए कार्रवाई की जाए, और फिर अगर इनमें खामियां मौजूद हैं तो फिर चाइना को ये रिएक्शन क्यों देना पड़ा है सर? तो मौजूदा सूरत हाल में अगर हम देखें तो ये जो मौजूदा आज की डेवलपमेंट है, जिसमें चाइना ने जो है वो शदीद मज़म्मत की है जो अमेरिका की जानिब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से इक़दाम किए गए हैं। तो ये सिलसिला कोई आज से नहीं चला। बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो एक किस्म की आप कह लें कि एक कन्फ्रंटेशन है चाइना और अमेरिका के दरमियान, ये तसलसल है उन बहुत सारे इक़दामात का। अगर आप देखें तो 5G इससे पहले जो था वो ज़ेर बहस था। तो अमेरिका जो है वो बेसिकली वो चीन को अपना मद्दे मुकाबिल ठहराता है और वो ये समझता है कि अगर कोई उसका हम पल्ला है या जो मल्टी पोलर का जो कंसेप्ट दुनिया में अमर्ज हो रहा है बहुत तेज़ी के साथ, उसमें वो चाइना और रशिया को अपना मद्दे मुकाबिल जो है वो ठहराता है। क्योंकि जो अमेरिकन पॉलिसीज़ और जो अमेरिकन इक़दामात जिनसे इस पूरी दुनिया को ख़तरा था, और जिस तरीके से मिडल ईस्ट के अंदर आप देखते हैं कि अमेरिका ने जो है वो किस तरीके से अरब स्प्रिंग के नाम के ऊपर जो है वो पूरी की पूरी मशरक़ वस्ता का नक्शा बदल दिया। फिर आप अफ़गानिस्तान देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो वॉर ऑन टेरर और जो है वो इन द हंट ऑफ दी अलकायदा जो है वो 20 साल अफ़गानिस्तान में जो है वो अमेरिका ने गुजारे, और उसके बाद क्या निकला कि एक पूरी की पूरी जो है वो ख़ित्ते को जो है वो अनरेस्ट का शिकार करते हुए जो है वो अमेरिका वापस चला गया। तो मौजूदा तौर पे अगर हम देखें तो आज का जो सिनेरियो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे इक़दामात जो है वो करना चाहता है जिसके ज़रिए वो काउंटर कर सके चाइना और अमेरिका को। तो ये जो आज की डेवलपमेंट है उसको हम इस पैराहे में देखते हैं कि ये भी बेसिकली उन्हीं तमाम तर जो पिछली कन्फ्रंटेशंस और तसादम हैं उनकी एक अगली कड़ी है। तो ऐसे बहुत सारे इक़दामात जो है और बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज़ जो है वो अमेरिका जो है वो लॉन्च कर रहा है। अमेरिका तो ये तमाम इक़दाम कर रहा है अयूब साहब, लेकिन अब चाइना का रिएक्शन जो है वो सिर्फ इस हद तक रहेगा कि जी अमेरिका को कह दिया जाए कि वो इस तरह की चीज़ें करने से बाज रहे, पाबंदियों की बात न करे, या आप समझते हैं कि नहीं
चाइना का रिएक्शन जो है इससे कहीं ज़्यादा आ सकता है मज़ीद आगे चलकर, अगर इसी तरह से पाबंदियाँ लगाई जाती रहीं। अब बड़ी बड़ी जो कंपनी हैं, जो सनतें हैं, उनके CEOs को बुलाकर कहा जाता रहा कि वो जो चाइनीज़ इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं उनका इस्तेमाल छोड़ दें, तो चाइना कुछ और भी रिएक्शन दे सकता है इस पर? तो अमेरिका आखिर क्यों इस किस्म के हथकंडे जो है वो इस्तेमाल करता है और इस किस्म का जो नैरेटिव है वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर? तो उसकी एक वजह यह है कि अमेरिका को मालूम होता जा रहा है कि शायद उसकी जो पूरी दुनिया के अंदर एक उसकी जो हेजमनी या जो एक उसकी जो पावर थी, वो शायद अब इतनी असरअंदाज नहीं है, क्योंकि अब बहुत से दूसरे पावर कॉरिडोर्स जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर जन्म लेते जा रहे हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस की इस्तिलाह में हम इसको मल्टीपोलर वर्ल्ड का कंसेप्ट कहते हैं, जो कि बहुत तेज़ी से इमर्ज हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर। और मगरिब का जो उरूज है वो ऐसा दिख रहा है कि जैसे शायद वो उरूज अब वैसा उरूज न रहे कि जो भी चाहे मगरिब अपनी मनमानी करते हुए जो भी वर्ल्ड ऑर्डर पूरी दुनिया में निकालता है, या जो पूरी दुनिया के अंदर जो भी फैसला या अपनी मनमानी करना चाहे वो ऐसा ना हो। क्योंकि रशिया जो है वो एक जो पुतिन है वो अपनी एक नई स्ट्रेटजी के साथ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अभी रिसेंटली यूक्रेन के इशू के ऊपर भी जो है वो काफ़ी टेंशन पाई जाती है, जिसमें पुतिन ने जो है वो वाज़ेह तौर पर ये बात कही है कि नेटो की एक्सटेंशन जो है वो किसी भी सूरत में रशिया बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो अमेरिका बैक वक्त जो है वो रशिया और चाइना के साथ नबदआज़मा होने की कोशिश कर रहा है, और इसलिए वो इस किस्म की जो है वो आए रोज़ देखते हैं कि एक नई से नई जो है वो स्ट्रेटजी और एक नई से नई प्लानिंग का जो है वो ऐलान किया जाता है, और एक प्रोपेगेंडा या एक काउंटरिंग स्ट्रेटजी जो है वो अपनाते हुए वो चाहता है कि वो रशिया और चाइना को काउंटर करे। लेकिन ऐसा मालूम नहीं होता, क्योंकि जो पूरी दुनिया के अंदर एक एटमॉस्फेयर बन रहा है वो एक मल्टीपोलर का कंसेप्ट है, और दुनिया के बहुत सारे मुल्क जो हैं वो ये चाहते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है जो चाह रहा है, आपको लगता है कि वो पॉसिबल नहीं है जो चीज़ें अमेरिका चाह रहा है, और अगर पॉसिबल उसको बनाना भी है तो उसका ये तरीका नहीं है, क्योंकि इस तरीके को ना तो चाइना मानने को तैयार है, और जो रशिया के साथ मामला चल रहे हैं रशिया भी उस पर रेजिस्टेंस दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। बहरहाल अयूब सुंबल साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ ही रहिएगा। एक और आम मामला भी है जिस पर हमें आपसे बात करनी है, वो मामला यह है कि सऊदी अरब और ईरान के आला हुकाम के दरमियान बातचीत का एक और दौर जो है वो उर्दन के दारुल-हुकूमत ओमान में हुआ है, और इसमें सिक्योरिटी डायलॉग और एतमाद साजी पर गुफ्तगू की गई है। नाज़रीन, सऊदी अरब ईरान डायलॉग में एतमाद साजी से मुतालिक तबादला ख्याल हुआ है। उर्दन का सरकारी मीडिया ये बता रहा है कि सऊदी अरब ईरान डायलॉग में ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर भी तबादला ख्याल हुआ है। अब इस सारे मामले पर अयूब सुंबल साहब चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं तो उन्हीं से बात करते हैं। अयूब साहब, सऊदी अरब और ईरान के आला हुकाम के दरमियान बातचीत हुई है, आपको लगता है कि क्या दोनों मुल्कों के दरमियान जो कई दहाइयों से कशीदा ताल्लुकात हैं वो अब कुछ बेहतरी की जानिब गामजन हो पाएंगे? सऊदी अरब और ईरान डायलॉग की मेज़बानी जो है वो अरब इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी स्टडीज़ ने किया, तो क्या दोनों मुल्कों में बातचीत के लिए उर्दन ने किरदार अदा किया, ये कहा जाए? जी, जहाँ तक ईरान और सऊदी अरेबिया की बात है तो यकीनी तौर पे मशरक़ वस्ता के अंदर अगर हम देखें तो जो तनाव की कैफियत है, या जो तनाव का जो दो मेन या दो मरकज़ी जो तसादुम के दो ममालिक हैं वो ईरान और सऊदी अरेबिया हैं। तो मेरे ख़्याल में अमेरिका ये चाहता है कि मशरक़ वस्ता के अंदर जो है वो तनाव कम हो, क्योंकि वो अमेरिका, चाइना और रशिया को जो है वो फोकस करना चाहता है और उनको काउंटर करना चाहता है। इसलिए आपने देखा होगा कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के नाम से और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे जो है वो जो अलाइंस जो है वो बनते जा रहे हैं, और उसमें एक बुनियादी वजह यही है कि मिडल ईस्ट के अंदर अभी आपने देखा होगा शायद कि किस तरीके से तुर्की और अरब अमारात जो है वो आपस में जो है वो ताल्लुकात की बेहतरी की तरफ जो है वो जा रहे हैं।
और अभी हाल ही में जो है वो अरब अमारात के जो हुक्मरान थे वो उन्होंने जो है वो तुर्की का दौरा किया। तो इसीलिए इसी तरह हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो है वो ईरान और सऊदी अरेबिया जो है वो यकीनी तौर पे चाहते हैं कि ये एक बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी अपनाते हुए अपने जो हैं वो तनाज़ात और अपने जो उनके दरमियान जो तनाव की कैफियत है वो कम हो। जॉर्डन यकीनी तौर पे जो है वो बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी का किरदार अदा करता रहा है, न सिर्फ सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान बल्कि मशरक़ वस्ता में जब भी कोई ऐसी इस किस्म की स्ट्रेटजी उसके हवाले से कोई बात हो तो यकीनी तौर पे जो है वो जॉर्डन का एक अहम किरदार रहा है मुख्तलिफ़ किस्म के इस किस्म के बैकडोर चैनल डिप्लोमेसीज़ के अंदर। ठीक है जी, सऊदी अरब और ईरान के आला हुकाम के दरमियान बातचीत हो रही है। आपको लगता है कि मामलात जो हैं वो कुछ ना कुछ बेहतरी की जानिब जा सकते हैं? उर्दन का किरदार भी यकीनन इसमें बड़ा अहम है। आप उर्दनी से मौजूद थे। अयूब सुंबल साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, अभी हमें बात करनी है कुछ अमेरिका के हवाले से। वैसे तो यहाँ भी हमने अमेरिका और चीन के हवाले से बात की, लेकिन अब ख़ास तौर पर हमें जिक्र करना है पेंटागन का, जिसने अपने फ़ौजी एहलकारों का भरपूर दिफा किया है हमेशा की तरह। अमेरिकी महकमा दिफा के मुताबिक काबुल में किए गए ड्रोन हमले के लिए किसी भी फ़ौजी या एहलकार को जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। ज़ाहिर है, जब कोई जवाबदेही नहीं है, जब कोई जिम्मेदार ही नहीं करार दिया जाएगा तो फिर कार्रवाई किसके खिलाफ करनी है? नाज़रीन, तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक वज़ीर दिफा को काबुल ड्रोन हमले से मुतालिक रिपोर्ट मिली जिसमें एहतसाब की तजवीज़ नहीं थी। जो कुछ हुआ वो अमल दरामद में कोताही थी, गफलत, बेइंतज़ामी और नाकिस क़यादत नहीं थी। नाज़रीन, रवां अगस्त में होने वाले ड्रोन हमले में 7 बच्चे और साथ में 10 आम शहरी जो हैं वो हलाक हुए थे। गुज़श्ता महीने अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन के एक दाखिली जायजे में ये नतीजा अखज़ किया गया कि 29 अगस्त को काबुल में होने वाले इस हमले में जंगी कवानीन की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई और न ही यह हमला किसी मुजरिमाना गफलत की वजह से हुआ था। ये ड्रोन हमला एक ऐसे वक्त में किया गया था नाज़रीन जब काबुल से बैरूनी अफवाज का इनखला अपनी आखिरी मराहिल के अंदर मौजूद था। बहरहाल जी, इस सारे मामले पर बात कर लेते हैं। गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर खट्टक साहब, सीनियर तज्जियाकार, न्यूयॉर्क से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर खट्टक साहब। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं? थैंक यू सो मच जहांगीर साहब ज्वाइन करने के लिए। जहांगीर साहब, ये ज़रा मुझे समझा दीजिएगा, मैंने नाज़रीन को तो बताया लेकिन मेरे ख्याल में इस बात को कुछ हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये जो हमला किया गया इसमें किसी जंगी कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई। बेगुनाह बच्चों को मार दिया गया, 7 बच्चे, बेगुनाह शहरियों को मार दिया गया 10 शहरी, कोई उनका गुनाह नहीं था, कोई कसूर नहीं था। फिर जब ये हमला होता है इसमें कोई मुजरिमाना गफलत भी नहीं थी, कोई जी कोताही भी नहीं थी, किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं थी, किसी की जानिब से कोई बेइंतज़ामी भी नहीं हुई, कोई गफलत भी नहीं हुई। तो फिर ये क्या हुआ? ये कोई ख्वाब देख लिया था लोगों ने? क्या पेंटागन कह रहे हैं कि नहीं जी ये ख्वाब था, बस इसको भूल जाएं, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, कुछ हासिल वसूल नहीं है? बहुत शुक्रिया अगेन, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, अमेरिका की जो फ़ौज की तारीख है वो बहुत आपको कम ऐसी मिसालें मिलती हैं जहां पर कि अमेरिकी फ़ौज ने अपने फ़ौजियों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की हो या ऐसे मुकदमात सामने लाए हों कि जिसके नतीजे में फ़ौजियों को जो यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है डिसिप्लिन किया गया हो। जो हमें सबसे नज़दीक की मिसाल मिलती है वो अफ़गानिस्तान में एक अमेरिकी फ़ौज ने रेड की थी, एयर रेड थी, बेसिकली बमबारी की थी, जो कि एक फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन का हॉस्पिटल था उस पर, जिसमें 42 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उसमें कुछ लोगों को डिसिप्लिन किया गया था, लेकिन उसके अलावा हमेशा अमेरिकी फ़ौज उनके यानी अपने फ़ौजियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। ज़ाहिर है कि यहाँ पर बहुत सारी वजूहात इसमें हैं जो कि अमेरिका में देखी जाती हैं। एक तो अमेरिका में इनका ये ख्याल है कि चूँकि यहाँ पर मकामी सियासत भी है, लोग भी इस पर नाराज़ होंगे और काफ़ी कुछ उसमें आता है। लेकिन और फिर साथ ये कि अमेरिकी फ़ौज का जो ये तो एक साइड है जिस पर कि ज़ाहिर है कि उंगलियाँ उठ रही हैं, न सिर्फ अमेरिका से बाहर बल्कि अमेरिका के अंदर भी इस पर खासी तनकीद की जा रही है कि ये तो वो हमला था कि जिसकी तहकीक अमेरिकी फ़ौज ने तो ज़ाहिर है पेंटागन ने तो की और उसके बाद वो अपने नतायज उन्होंने अख़ज़ किए। लेकिन जो आज़ाद मीडिया है यहाँ पर, न्यूयॉर्क टाइम्स और दूसरे अखबारात, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशंस की और उसमें ये बात ज़ाहिर हुई कि ये बिल्कुल डेलिब्रेट हमला था जिसमें कि बेगुनाह लोगों, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, उन्होंने अपनी जानें गंवाई। अब सवाल ये कि इसका तदारुक कैसे होगा जब सज़ाएं नहीं मिलेंगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को, यानी वो लोग जो विक्टिम्स हैं,
उनके हवाले से भी तारीख कोई बड़ी दरख्शां नहीं है। यानी 2019 से लेकर आज तक अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक में मुख्तलिफ हमलों में जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई, उसमें इन्होंने पेमेंट्स किए लोगों को। यानी जो लोग अफेक्टेड हैं या जिनको नुकसान पहुंचा है, उनके ख़ानदानों को कुछ पेमेंट्स की गई, उसको ये कहते हैं कॉन्डोलेंस पेमेंट, कॉन्डोलेंस पेमेंट्स। अच्छा, उसमें वो अभी तक जितने पैसे दिए हैं उसकी मुकम्मल तो नहीं है, लेकिन कोई 71 पेमेंट्स अभी तक हुई हैं 2019 से अभी तक। और जो रेंजेस हैं, यानी जितने पैसा दिया गया है, वो नहीं, तो $131 सर ये समझा दीजिएगा जहांगीर खटक साहब, आलमी कवानीन कहते क्या हैं? क्योंकि इस रिपोर्ट में तो साफ साफ कहा गया है कि जी कहीं पे भी इस हमले में, ये जो 29 अगस्त को काबुल में किया गया था, किसी भी जंगी कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। ठीक है, सजाएं दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं उस पर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन वाकईतन कोई ऐसा जंगी कानून मौजूद नहीं है जिसके तहत ये कहा गया हो कि जी आप मासूम बच्चों को इस तरह से नहीं शहीद कर सकते हैं, नहीं मार सकते हैं, आप आम शहरियों को इस तरह से उनका कत्लेआम नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप ही खुद रिपोर्ट मुरतब करेंगे, आप ही उस रिपोर्ट पे खुद फैसला देंगे, आप ही कवानीन जो है दुनिया में मुतारिफ करा रहे हैं, आप ही लोगों को उनकी वो तशरीह भी कर रहे हैं कवानीन की। देखिए, इंटरनेशनल अदालतें तो मौजूद हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और दूसरे इदारे मौजूद हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स के भी हैं, वो तो तमाम वहाँ पर है। लेकिन अमेरिका बहुत सारे केसेस में उन कोर्ट्स के दायरा कार को अपने ऊपर नहीं मानता। वो कहता है कि इनका इतलाक हम पर नहीं होता, और उसकी वजह से आप बात दुरुस्त कर रही हैं कि बेशक कवानीन भी हैं, बैनुल अक़वामी कवानीन हैं, यूनाइटेड नेशंस के अपना जो चार्टर है उसके अंदर बहुत सारी ऐसे कवानीन मौजूद हैं। फिर इसके अलावा जो इंटरनेशनल चार्टर्स हैं मुख्तलिफ, उनके उसमें भी बिल्कुल ये बात वाज़ेह है कि इस किस्म के जंगी जराइम के लिए बिल्कुल सज़ाएँ मौजूद हैं। लेकिन जब एक मुल्क ये माने ही ना कि इसका इतलाक हम पर नहीं होता, तो उसके बाद तो फिर मामलात और भी ज़ाहिर है कि मुश्किल हो जाते हैं, और शायद यही वजह है। और जो मैंने आपको ये ज़िक्र किया कि अमेरिका $131 से $35,000 तक पेमेंट्स अमेरिका ने की हैं जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं उनको एज ए कॉम्पनसेशन, तो शायद वो भी इसीलिए बहुत कम है पैसे, क्योंकि अमेरिका हर जगह पर ये बात साबित करने की कोशिश करते हैं अमेरिकी हुक्काम कि ये ह्यूमन एरर नहीं था, ये शायद हमारा प्रोसीजरल एरर था या कम्युनिकेशन एरर था, उसकी वजह से वाक़या हुआ। यानी बेसिकली कहने का मकसद ये होता है कि ये एक्सीडेंट था, ये डेलिब्रेट नहीं था, क्योंकि जब डेलिब्रेट होता है तो वो कत्ल होता है, एक्सीडेंट होता है तो वो मौत होती है। इसलिए वो जो जिस तरीके से वो इसको इंटरप्रेट करते हैं, और यही जो मौजूदा ये जो अभी जो खबर आई है आज, अपना कोई मकसद होता है, अपना मतलब होता है, अपनी कोई बेहतरी होती है तो उसमें उसको अपनी तरीके से उसका कोई ना कोई मतलब जो है वो निकाल दिया जाता है, उस कानून की तशरीह जो है उस तरह से कर दी जाती है। जहांगीर खटक साहब, आपको नहीं लगता कि अभी जिस तरह से अफगानिस्तान से इनखला हुआ है अमरीकी अफवाज का या जो इत्तेहादी अफवाज थी उनका, जिस तरह से पेंटागन को, जिस तरह से अमरीकी हुकूमत को, अमरीकी सदूर को तनकीद का निशाना बनाया गया है, चाहे वो ट्रंप हो चाहे वो बाइडन हो, अगर इस रिपोर्ट के मंजरे आम पर आने के बाद कुछ लोगों को चले बराए नाम ही सही सज़ा दे दी जाती, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों में जो गमो गुस्सा पाया जाता है अफगानिस्तान के साथ अमेरिका के सलूक का, कहीं ना कहीं वो कम हो सकता था। और अब जब ये कह दिया गया है कि नहीं जी इस पे तो हम उनको जिम्मेदार ही नहीं ठहराएंगे, कोई सज़ा नहीं देंगे, कोई पनिशमेंट नहीं है, तो आपको नहीं लगता गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, नफरत और ज़्यादा जहाँ जहाँ पाई जाती है अमेरिका को लेकर अफगानिस्तान के मामले के अंदर वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी? ये एक और गलती है पेंटागन की जानिब से। मेरा ख्याल है कि ऐसे वाक़यात का जब आपने इन्वेस्टिगेट किया और हक़ायक़ आप सामने लाए, और उन हक़ायक़ की रोशनी में अगर किसी को आपने देखा कि वो मूरद इल्ज़ाम है, उन पर इल्ज़ाम ठहरता है, साबित होता है, तो फिर चाहिए कि उनको जो सज़ा और जज़ा का निज़ाम है उसी को इम्प्लीमेंट होना चाहिए और दुनिया को इंसाफ होता नज़र आना चाहिए। तभी अमेरिका की लीडरशिप को दुनिया मानेगी। अगर इस किस्म के वाक़यात होते हैं जो हम मुसलसल देख रहे हैं, तो उसमें तो फिर ज़ाहिर है कि जो अमेरिका से मुताल्लिक़ मनफी जज्बात हैं दुनिया में वो फैलेंगे, वो ज़्यादा होंगे। और फिर एक ऐसे वक्त में, एक ऐसे दौर में जब हम दाखिल हो रहे हैं जहाँ पर के अमेरिका, रूस, चीन, इनकी जो बड़ी ताकतें, इनके दरमियान जो चपकलिश है वो बढ़ रही है, तो शायद इसमें तो अमेरिका के लिए पोजीशन उसकी कमज़ोर हो सकती है। तो बेशक ये बिल्कुल एक चैलेंजिंग सूरत हाल है, और यहाँ पर अमेरिका के अंदर भी सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ जो ह्यूमन राइट्स के लोग हैं वो इस पर यकीनन अपने कंसर्न्स का इजहार कर रहे हैं। लेकिन क्या ये काफ़ी है? क्योंकि जो फैसला हुआ है वो फैसला तो अटल है, उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आ रही।
तो इसीलिए उसका जो अल्टीमेट नुकसान है मेरा ख्याल है वो अमेरिका की साख को होता है, जो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी है एज एन ऑनेस्ट, अगर चाहे वो पावर ब्रोकर हो या पीस मेकर हो या जो भी हो, उसके ऊपर उसके क्रेडिबिलिटी पर बड़े सवालात उठेंगे और उसकी जाहिर है उससे पोजीशन कमजोर सवालात उठते हैं। और इस तरह की ये कोई आज का वाकया नहीं है, इस तरह के वाकयात जो हैं वो पहले भी बहुत सारे होते रहे हैं और ये उनमें एक और इजाफा हो गया है। और बात यही है कि जिस तरह से दूसरों के हवाले से इंसाफ की बात की जाती है, खुद अमेरिका उस पर अमल दरामद करता हुआ कहीं पर भी, या खासतौर पर जब कोई ऐसा वाकया हो जाता है जिसमें खुद मुलव्वस होता है या उसके अपने ट्रूप्स, अपने फौज जो है वो मुलव्वस होती है, तो फिर उस पर वो आंखें बंद कर लेता है और चाहता है कि दुनिया भी इस पर आंखें बंद कर ले। बहरहाल जहांगीर खटक साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं आप, न्यूयॉर्क से वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन करे थे, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर जी, अमेरिका की बात हो रही है तो बताना हमें आपको ये भी है कि अमेरिका में जारी जो कौमी सलामती एक्ट है 2022 उसका इजरा कर दिया गया है। अमेरिकी अवामी नुमाइंदगान ने कौमी सलामती एक्ट 2022 के तरमीमी विजन में काबुल पर तालिबान के कब्जे पर पाकिस्तान के किरदार से मुतालिक जो तमाम मनफी हवाला जात थे वो खारिज कर दिए हैं। ये बड़ी अहम खबर है पाकिस्तान के लिए। अमेरिका ने कौमी सलामती एक्ट के साबिका मतन में काबुल पर तालिबान के कब्जे में पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात को भी हज़फ कर दिया है। तरमीम शुदा एक्ट में इसका कोई जिक्र शामिल नहीं है। पाकिस्तान के लिए कितनी खुशाइंद खबर है, क्योंकि अमेरिका जो है उसको पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, खासतौर पर जब अफगानिस्तान के अंदर अमन के क़याम की बात की जाती है। पाकिस्तान ने ढेरों कुर्बानियाँ दी हैं, बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन न जाने क्यों अमेरिका को ये कुर्बानियाँ हमेशा से कम लगीं और डू मोर का मुतालबा किया जाता रहा। पाकिस्तान ने बहुत किया, पाकिस्तान ने अपना माली नुकसान भी उठाया और जानी नुकसान भी उठाया। बहरहाल जी, ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई है कि चलें एटलीस्ट जो इल्ज़ामात लगाए जाते रहे हैं अफगानिस्तान को लेकर, उन इल्ज़ामात से पाकिस्तान को भी इस एक्ट में तरमीम करते हुए हटा दिया गया। पाकिस्तान के जितने मनफी हवाले थे पाकिस्तान को लेकर वो तमाम के तमाम ख़त्म कर दिए गए हैं। आज हमारे पास एक और बड़ी अहम दिलचस्प खबर है। दिलचस्प इसलिए है क्योंकि इसका ताल्लुक बहुत सारी ऐसी शख्सियात से है जिनसे हमारी रोज़ मुलाकात हो रही होती है। मुलाकात उस तरह से तो नहीं हो रही होती, लेकिन हम उन्हें कहीं ना कहीं देख रहे होते हैं, मुख्तलिफ इदारों के अंदर काम करते हुए देख रहे होते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत ज़्यादा वक्त में हम उन्हें मुख्तलिफ सड़कों पर देख रहे होते हैं, अपनी गाड़ियों के अंदर बैठे हुए देख रहे होते हैं, क्योंकि वो मुख्तलिफ रोड्स पर, मुख्तलिफ सिग्नल्स पर हमें दिखाई देते हैं, जो बड़ी बदनसीबी, बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन अब इस बदनसीबी को, बदकिस्मती को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ जी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की, जिनके हवाले से रियासत पाकिस्तान के जो इक़दामात हैं उस पर आज हमारे पास एक अच्छी खबर ये है कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला में ख्वाजा सराओं की तालीम के लिए सरकारी सतह पर हिकमत अमली को अमली जामा पहना दिया गया है। मुल्तान में ये मनाजिर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये पहले ट्रांसजेंडर स्कूल के मनाजिर हैं जहाँ तालीमी सरगर्मियाँ जारी हैं। ख्वाजा सराओं को आप देख सकते हैं, बड़ी तादाद में हुसूल तालीम के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। हुकूमती सरपरस्ती में ख्वाजा सराओं को तालीम देने का अपनी नौयत का ये मुनफरिद मनसूबा है। ख्वाजा सराओं को तालीम से आरास्ता करने के मुल्तान के बाद दीगर अजला तक भी इस मनसूबे को फैलाया जाएगा। नाज़रीन, आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि मौजूदा दौरे हुकूमत में ख्वाजा सराओं के लिए दफातर में अलग से काउंटर बनाए जा रहे हैं। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बैनुल-अक़वामी मयार के शनाख्ती कार्ड्स फराहम किए जाएंगे, जिससे वो खलीजी और यूरोपीय ममालिक में आसानी के साथ सफ़र कर सकेंगे। पहले उन्हें ये सहूलत बिल्कुल मैसर नहीं थी। अच्छा, ये जो ख्वाजा सरा स्कूल प्रोजेक्ट है, इसके तहत ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से ही पढ़े लिखे लोगों को तलाश किया जाएगा, असातिज़ा भर्ती किया जाएगा ताकि उनके लिए भी रोज़गार के मौके पैदा हो सकें। ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स को किताबें, स्टेशनरी, जूते और यूनिफॉर्म्स जो हैं वो मुफ्त मुहैया किए जाएंगे। इसके अलावा तालिब इल्मों को मुफ्त ट्रांसपोर्ट भी फराहम की जाएगी, जो एक बहुत बड़ा दर्द सर बन जाता है जी। अगर किसी को तालीम के हुसूल के लिए कहीं जाना है, बाइक मौजूद नहीं है, गाड़ी नहीं है, कहीं सफ़र नहीं कर सकते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन का जो तरीक़ाकार है वो भी वज़ा कर दिया गया है। पिक किया जाएगा, ड्रॉप किया जाएगा, ये सहूलत भी मौजूद होगी। अब इस इतने बड़े इक़दाम पर हमने ज़रूरी समझा कि क्यों ना बात की जाए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ही से किसी से। तो जी हमारे साथ मौजूद है नदीम कशिश साहिबा, जो कि एक NGO भी चला रही हैं सफ़र के नाम से, उसकी ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। एक शेल्टर होम भी चला रही हैं। ये शेल्टर होम जो है ये भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है। यहाँ बहुत सारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं, वहाँ पर पनाह लेते हैं, आते हैं, अपना रहन सहन करते हैं, और ये सारा काम जो है ख़ुद से नदीम कशिश साहिबा कर रही हैं। और क्या चीज़ें हैं जो उन्होंने ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए की हैं, और जो पंजाब हुकूमत पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा इक़दाम उठा रही है, उठा चुकी है, इस पर वो क्या राय रखती हैं, इस पर बात करने के लिए नदीम कशिश साहिबा को हमने दावत दी है। वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन करने के लिए मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कशिश, अस्सलाम वालेकुम। कशिश, आप तक आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, आवाज़ आ रही है मुझे आपकी।
कशिश, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं, वक्त निकाल रही हैं अपने कीमती उसमें से। मुझे बिल्कुल ये अंदाज़ा है, मैं चाहूँगी कि आप मेरे साथ ही मौजूद रहिए, मैं थोड़ा सा और आपका इंट्रो जो है वो लोगों तक पहुँचा दूँ। अच्छा जी, नदीम कशिश साहिबा वो शख्सियत हैं जिन्होंने ये नहीं समझा कि अगर वो एक ऐसी कम्यूनिटी से हैं जिनको पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया भर में ही कहीं ना कहीं मजाक का निशाना बनाया जाता है, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती हैं, तालीम की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती हैं। इन्होंने तालीम भी हासिल की है, ये एक अच्छे प्राइवेट इदारे में काम भी कर रही हैं, अच्छी पोजीशन पे काम कर रही हैं, और साथ ही साथ ये देखें एनजीओ भी चला रही हैं, लोगों के लिए शेल्टर होम भी चला रही हैं। तो बहुत ज़रूरी था कि आज इस मौजू पर हम इन्हीं से बात करते। नदीम, अभी अब तक आवाज़ आ रही है? बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया वो बातें करने का जो कि छुपी हुई थी लोगों से, जो समझते नहीं है ख्वारिशराओं को, जिनको हकीकत का नहीं पता। तो ऐसे आपके प्रोग्राम के जरिए, आपके तवज्जुह से मैं ये बात करना चाहूँगी एजुकेशन के मामले में। जब आप बात कर रही हैं तो एजुकेशन जो सी है ना, वो हमारी एजुकेशन, वो हमारे पेरेंट्स की एजुकेशन होनी चाहिए सबसे पहले। तो जहाँ हम पैदा होते हैं उनके पास एजुकेट नहीं है वो लोग हमें अपने घर से महरूम कर देते हैं, हमारे कल्चर से महरूम कर देते हैं। जिस मज़हब से हम पैदा होते हैं वो मज़हब भी तो हमारा एक हक है ना, कि हम अगर एज ए मुस्लिम अगर कम्युनिटी के अंदर पैदा हुए हैं तो हम उस तौर तरीके से कैसे जिएंगे, जबकि माशरा तो जो तौर तरीके हमें दिए हैं, जो हमें सिनफी शनाख्त दी है, जो सिनफ की बनती है, जिन्स की नहीं बनती, जो माशरे के बुरे अलकाब है, हिजड़ा, खुसरा, जनाना, ये गाली वाले अल्फाज है, वो गाली करके बुलाते हैं। वालिदैन ने भी गाली करके घर से निकाला कि तुम हिजड़े हो, तुम खुसरे हो, तुम्हें खुसे ले जाएंगे। तो ये वो अल्फाज हैं जिन्होंने हमें ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब किया और एक ज़हनी माजूरी के अंदर ले गए हमें। हम एक साइको पेशेंट बन के हम जिंदगी गुजारते हैं, हम महरूमियों के साथ जिंदगी गुजारते हैं, हम डिस्क्रिमिनेशन के साथ जिंदगी गुजारते हैं। हमारे पास इतना सा भी मौका हमें नहीं मिलता कि हम अपनी जिंदगी को, लाइफ को हम अच्छे तरीके से गुजार सकें। तो ये एजुकेट लाजमी होना चाहिए वालिदैन के साथ। अब देखें, अब पाकिस्तान में, अब मुल्तान में जैसे स्कूल खुला, अब उसमें जो ख्वारिशरा पढ़ रहे हैं 20 लोग, उनको ट्रांसपोर्ट का भी इंतजाम किया गया, सब कुछ किया गया, मगर वो लेवल नहीं निकल रहा जैसे एजुकेशन के लेवल निकलना चाहिए। एजुकेशन में उनके हुनरमंदी के काम ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि वो तो पढ़े लिखे की स्टेज से निकल चुके, उम्र की स्टेज से भी निकल चुके। जिन ख्वारिशराओं के ऊपर आप काम कर रही हैं उनके पास टाइम निकल चुका है उनके हाथों से, तो उनको बैक टू होम लेकर आना है, हमने वापस अपने घरों में छोड़ना है, ताकि वो जो नए बच्चे, जो हमारे यंग ट्रांसजेंडर हैं, वो हमारी तरह रोडों पे धक्के ना खाएं, भीख ना मांगे, सेक्स वर्किंग ना करें, और नाचने गाने के अलावा, नाचना गाना ठीक है ना, ये कानूनी तौर पे जुर्म नहीं है नाचना गाना, मगर इसको प्रोफेशनलिज्म में देखा जाए तो एज ए आर्टिस्ट लुक के तौर पे हमें देखा जाए, हमारे फन को देखा जाए। अगर हम अच्छे सिंगर हैं, अच्छे डांसर हैं, तो सिर्फ वहां तक देखा जाए। हर कोई सिंगर नहीं होता, हर कोई के पास कैपेसिटी नहीं होती कि वो उसको अवेल कर सके, कि हमें सिर्फ हर एक को यही दे दिया जाता है और हमें घर से निकाल दिया जाता है, यहाँ तक कि हमारे जनाजे तक का नहीं पता होता। अभी इसी आइडेंटिटी को जो गवर्नमेंट ने हमें दी है, शनाख्ती कार्ड की, तो उसमें एक्स लिखा है जिसके खाने में, उस एक्स से हज उम्रा भी नहीं होता, ठीक है ना। उस एक्स से आप कह रही है इंटरनेशनल वीजे लगते हैं, वो भी ऐसे ख्वारिशरा हैं जिनको वीजे भी नहीं मिल रहे इंटरनेशनल, तो वो लोग इस एक्स का, यानी कि जो एक शनाख्ती कार्ड, मेरे जन्म पर्ची, जो मेरी पैदाइशी पर्ची, बर्थ सर्टिफिकेट जो मेरी आइडेंटिटी दे रहा है, वो तो मेल की दे रहा है। जब एक मेल अपने उसके अंदर जो फीलिंग्स हैं और उनको आप समझेंगे नहीं, तो फिर हर कोई इग्नोर ही करेगा। वालिदैन भी इग्नोर करते हैं कि हमारे घर तो मेल पैदा हुआ है, तो ये शायद इसकी ज़ाती तौर पे कोई ऐसी हरकतें हैं जिसकी वजह से ये ऐसी हरकतें कर रहा है, मगर नहीं, ये कुदरती तौर पे हरकतें हैं, ये कुदरती एक फीलिंग है। इसको आप हार्मोन्स की तरफ देखें जाके, तो हार्मोन्स में प्रॉब्लम है। आप इसको अब माशरे में हुआ क्या है, देखें आप मेरी बात से इससे तो इत्तेफाक करेंगी ना कि बहुत सारे जो लोग हैं वो ट्रांसजेंडर होने का ढोंग कर रहे हैं। सड़कों पर बहुत सारे ऐसे मर्द हजरात को हमने खुद देखा है जिनके बारे में मालूम भी होता है कि ये मर्द हैं, लेकिन ये ट्रांसजेंडर होने का तमाशा करके इसको एक भीख मांगने का, पैसा कमाने का जरिया बना रहे हैं। तो ये सारे मसाइल भी हैं। लेकिन मुझे बताइएगा, आपने जैसा कि खुद कहा कि जो यंग हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग, अब उनको
हुनर सिखाया जाना चाहिए। यकीनन इस प्लेटफॉर्म से हमारे प्रोग्राम के ज़रिए आपकी ये बात भी पहुंची होगी, लेकिन फिर भी रियासत का ये इंतज़ाम कर देना, जो बिल्कुल छोटी एज के इस कम्युनिटी के लोग हैं, कम उम्र के बच्चे हैं जिनको पेरेंट्स घरों से निकाल देते हैं, आपकी बिल्कुल ये बात वजह है कि पहले तो उसका हक जो है वो शेल्टर का है ना, उसको कहीं पर पनाह मिले। इस पर भी हुकूमत को काम करना चाहिए, यकीनन हुकूमत करेगी भी। आप जैसे लोग आवाज़ उठा रहे हैं, हम जैसे लोग इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आपको आज लाइन पर लेने का मकसद ही है। लेकिन ये बताइएगा कि ये जो तालीमी अखराजात खुद बर्दाश्त करने जा रही है पंजाब हुकूमत, मुख्तलिफ सहूलियात दे रही है, इससे आपको नहीं लगता कि चले थोड़ा सही कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा? या आप समझती है कि नहीं, बिल्कुल इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है ये जो स्कूल्स खोलेगा? इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो 25 ट्रांसजेंडर जो दाखिल हुए थे वो वापस चले गए। अभी वहाँ ना स्कूल है ना वहाँ पे गाड़ी है। ये एक खबर छपी थी, वो खबर खत्म हो गई। श्री मजारी साहिबा ने पिम्स अस्पताल में 2 वार्ड हमारे खोले थे स्पेशल, वो भी नहीं है। ठीक है, अच्छा। ये सिर्फ इंटरनेशनल डोनर्स को खुश करने के लिए ये चीजें की जाती हैं, जबकि लोकल डोनर्स जो उनसे हमारे मुखैर हजरात हैं वो बहुत कुछ करना चाहते हैं हमारे लिए। कोरोना के दिनों हमारे मसाइल को देखा, सबने सुना, मगर जो फेक लोग बीच में घुसते हैं वो यही है कि उन्होंने प्रोफेशनलिज्म बना लिया है। जैसे एक अंधा बन के कोई भीख मांग रहा है, कोई लंगड़ा बन के भीख मांग रहा है, ऐसे ख्वारसरा बन के भी लोग भीख मांग रहे हैं। अब उन्हीं को जाके आप इमदाद देना शुरू कर देते हैं, उन्हीं को जाके एजुकेशन के पीछे लग जाते हैं, उन्हीं का डेटा लेते हैं, उनको राशन सर्व करते हैं, तो वो मुस्तहिकीन के पास नहीं लाहेअमल क्या होना चाहिए? ठीक है, आपके इतराज़ात अपनी जगह पर हैं। अगर आपको लग रहा है कि जी वार्ड्स बनाए गए थे लेकिन वो बाद में वार्ड्स नहीं रहते हैं, स्कूल बनाए जाते हैं लेकिन बाद में वो स्कूल चलते नहीं हैं, वजूहात उसकी जो भी होती हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगी कशिश? हम उम्मीद करते हैं कोई ना कोई कंसर्न जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं वो आपको देख रहे होंगे, आपकी आवाज़ पहुँच जाए, आपकी बात सुनी जाए, क्या किया जाना चाहिए? चले आप हमारे सामने तजावीज़ रख दीजिए। देखिए, इमरान खान साहब आए हैं, उन्होंने बहुत सारी इनिशिएटिव उठाए हैं ख्वारिसराओं के मामले में, दुनिया उठाना चाह रही है। हमने लोकल देखना है अपने आप को कि हमारे पास जो मसाइल हैं वो तो ये हैं कि हमारे पास घर नहीं है। अब हम शेल्टर जो होम मैंने बनाया है उसके अंदर मैंने एक चीज रखी है कि इसमें जो नाच गाने और गुरु कल्चर से निकल के आएगा वो लोग हमारे पास आएंगे। अब इस बिल के अंदर जो 2018 का बिल जो ट्रांसजेंडर का पास हुआ है वो शरई अदालत में चैलेंज हो गया है। उससे ख्वारिसराओं के अंदर और एक बेचैनी सी बढ़ गई है, क्योंकि वो लोग जो फेक लोगों की वजह से और जो असल लोगों की वजह से और जो चीजें हम लोग इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। हमारी आवाज, जबकि रियासत मदीना है, जब रियासत मदीना का नाम ले दिया जाए तो फिर जरा उनके असूलों को भी देखना चाहिए कि वो लोग क्या कह रहे हैं। अब शरई अदालत में मैं पार्टी हूँ, ऑरेंज जन मकबूल पार्टी है, रिफा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पार्टी हैं, वो सब इस बिल को गैर इस्लामी करार दे रहे हैं। क्यों? कि इसमें सेल्फ परसीव आइडेंटिटी को उन्होंने चैलेंज किया है कि भाई आपको जो भी कहेगा जाके ख्वारिसरा उसको मान लिया जाए। नादरा में कोई औरत जाके कहती है कि मेरे अंदर मर्द की रूह है, मेरे अंदर मर्दानगियत है, तो उसको भी ट्रांसजेंडर, कोई एन अदर कैटेगरी ऑफ ट्रांसजेंडर। यहाँ तक आप ये कह रही हैं कि जो लोग ट्रांसजेंडर्स के नाम पे खेल रहे हैं या दूसरों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जाके फ़ायदे उठा रहे हैं, उनका कुछ ना कुछ ऐसा कोई चेक एंड बैलेंस का निज़ाम होना चाहिए कि वो लोग फ़ायदा ना उठा सके, बल्कि फ़ायदा जो है वो डायरेक्ट आपकी कम्युनिटी को पहुँचे। मेडिकल बोर्ड होना चाहिए था। मेडिकल बोर्ड के अंदर आपका साइकियाट्रिस्ट मौजूद है, वो आपके जहनी तौर पे देखेगा। हार्मोनिंग टेस्ट है, जरूरी नहीं कि आप किसी को नंगा करके उसको देखें कि ये ट्रांसजेंडर है कि नहीं है, ठीक है ना। उसकी फीलिंग्स को एक डॉक्टर सही तरीके से बता देखा जा सकता है, मेडिकल बोर्ड बनाया जा सकता है, बहुत सारी चीजें जो है बेहतर तौर पर इकदाम हो सकते हैं। हक वालिदैन को देना चाहिए कि वो जेंडर की तशखीस करें अपने फार्म बे के अंदर। जब वो पैदा होता है बच्चा, तो कि आपने जन्म पर्ची जो दी होती है, बर्थ सर्टिफिकेट, तो वो तो कुछ और होता है, ठीक है ना। उसमें तो मेल लिखा हुआ है। जब 18 साल पे शनाख्ती कार्ड बनना होता है, जब तक वो मेडिकल रिपोर्ट्स होनी चाहिए, ताकि उस बिहाफ के ऊपर उसकी कॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी जो लिखी हुई है ऐसा नहीं है कि अब मैंने आपको अपने शो पे लिया है तो मैं आपसे वो बातें उगलवाना चाहूँ जो मैं यहाँ कर रही हूँ या मैं अपने लोगों को बता रही हूँ। बहुत अच्छा किया आपने कि जो हकायक हैं, जो चीज़ें आपको, क्योंकि आपको बेहतर चीज़ें हमसे ज़्यादा बेहतर पता है, क्योंकि आप वो लोग जो फेस कर रहे हैं, जो उन सारी चीज़ों के अंदर से गुजर रहे हैं। तो आपने बहुत अच्छा किया कि आपने ये चीज़ें बताई कि वो हॉस्पिटल्स जहाँ ऐलान किया गया था हुकूमत की जानिब से कि जी आपके लिए वार्ड्स होंगे, वो वार्ड्स भी बाद में कुछ दिन दिखाने के बाद ख़त्म कर दिए जाते
जाते हैं, इस तरह के स्कूल जो हैं जो चलें एक अच्छा इकदाम है, लेकिन उसके बाद वहाँ पर वो चीज़ें होती नहीं हैं जो हुकूमत उनके लिए एफर्ट्स कर रही है। कुरान में 12-12 हज़ार किसी को भी नहीं मिले। ख्वाजा सर रो रहे हैं, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि एक कार्ड हमें नामंजूर है, हमारे पास जो शनाख्ती कार्ड है उससे हम जुमरा भी करते हैं, अपनी जायदाद भी लेन देन करते हैं और अपने कल्चर को चला रहे हैं। कि चले आईडी कार्ड तक तो बात आती है ना, 10 इयर्स 18 इयर्स का होने के बाद तब बात आती है। पहली बात तो ये है कि जो जन्म पत्री बनती है, एक जो सर्टिफिकेट बनता है बर्थ सर्टिफिकेट, उसके ऊपर ही क्लियर नहीं है। चले अगर उसके ऊपर क्लियर नहीं है, बाद में जो पेरेंट्स पे क्लियर होता है तो वो बच्चे को बाहर निकाल देते हैं। तो कवानीन तो ये भी होने चाहिए ना कि ऐसे बच्चे को आप घर से निकाल नहीं सकते हैं, निकाला जाए तो माँ बाप के लिए भी पनिशमेंट होनी चाहिए। अच्छा, अगर फिर भी वो निकाल दें, ना रखना चाहें, पनिशमेंट उनके लिए अलग से हो, ऐसे लोगों के लिए पनागाहें हो, जैसी पनागाहें आप चला रहे हैं। जी नदीम, देखिए जो मैं अपनी पनागाह, उसमें गुरु कल्चर नहीं है, मैं गुरु बन के नहीं चला रही, मैं एक डांसर बन के नहीं चला रही, मैं एक शहरी होने की हैसियत दिलवाना चाहती हूँ कि ये जो मेरे पास कार्ड है नदीम कशिश, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। आप इतना अच्छा, इतना एहसन इक़दाम उठा रही हैं, ऐसे लोगों के लिए काम कर रही हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि जो पनाह आप उनको दे रही हैं ये इज्जत के साथ दे रही हैं, डिग्निटी के साथ दे रही हैं। ऐसे लोग नहीं हैं जो सड़कों पर लोगों को अपना तमाशा बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं, बल्कि जो जॉब्स कर रहे हैं, जो तालीम हासिल करना चाहते हैं, जो अपना हुनर इस्तेमाल करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की आप हौसला अफजाई कर रही हैं, ताकि वो लोग जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ में जा रहे हैं, सेक्स वर्कर्स बन रहे हैं या और दीगर काम करके इस कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं, आप उन चीज़ों को रोकने के लिए काम कर रही हैं। तो हमें जी आप पर बड़ा फ़ख्र है। हम चाहेंगे आपकी आवाज़ इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, इस शो के ज़रिए हमने पहुंचा दी है। अल्लाह करे कि इन तमाम चीज़ों पर इक़दाम भी हों, बर्थ सर्टिफिकेट से लेके ये जो अल्लाह माफ़ करे जब किसी की डेथ हो जाती है उसमें भी जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, जनाजे को लेकर लोग जनाजा नहीं पढ़ाते हैं, बाकी चीज़ें। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इससे 100% अग्री करती हूँ नदीम कशिश के। सिर्फ कुछ लोगों की, आपकी कम्युनिटी के लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम सबको एजुकेट करने की ज़रूरत है इस मामले पर। उन पेरेंट्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है जिनके घर में ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है। उन तमाम लोगों को मजहबी शख्सियात के साथ बैठ कर बात करने की ज़रूरत है कि जी आप लोगों को आपका हक दिलाने के लिए वो शख्सियात काम करें। हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे उलमाए कराम हैं जो आप लोगों के मसाइल को समझते हैं, उसके लिए काम भी कर रहे हैं। वी होप कि ये काम मजीद तेज़ी के साथ किया जाएगा ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आइंदा फेस ना करना पड़े। बहरहाल नदीम कशिश, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी, अपने मसाइल बता रही थी। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जी ये सारे मसाइल सुन के जिनका नदीम कशिश जिक्र कर रही थी। कोई कैसे अपने बच्चे को घर से बाहर निकाल सकता है, वो बच्चा जिसका इस दुनिया में आने के अंदर अपनी जेंडर को डिसाइड करने के अंदर कोई कसूर भी नहीं था। अगर कोई पेरेंट्स ऐसे मुझे सुन रहे हैं या ऐसे लोग मुझे सुन रहे हैं जो किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो बेचारा अपनी जेंडर की वजह से, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से घर से निकाल दिया गया, तो खुदारा आप उनकी हेल्प कीजिए, उनकी मदद कीजिए। उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। तालीम का निज़ाम तो यकीनी तौर पर होना चाहिए, लेकिन पहली चीज़ जो है उनके लिए प्रोटेक्शन होनी चाहिए, शेल्टर होना चाहिए। शेल्टर होम नदीम कशिश भी चला रही है, हमारे साथ मौजूद थी जी। बड़े सारे मसाइल हैं जिस पे हमें इस शो के अंदर बात कर रहे होते हैं। एक और मसला जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, जिस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, वो है जी दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की। नाज़रीन, इस वायरस ने दुनिया में पहली हलाकत जो है इसमें रिपोर्ट हो चुकी है, और ये रिपोर्ट हुई है बरतानिया में। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने ख़ुद कोरोना वायरस की ओमिक्रॉन शक्ल में मुब्तला मरीज़ की मौत की तस्दीक की है। बोरिस जॉनसन ने इतराफ़ किया है कि ओमिक्रॉन केसेस में गैर मामूली शरह जो है वो बढ़ती चली जा रही है। अब लंदन में कोविड-19 का शिकार जो कुल अफराद हैं उनमें से तकरीबन 40% अफराद ओमिक्रॉन ही से मुतासिर हैं। लिहाजा लोगों को वैक्सीन की तीसरी डोज जो है वो लाजमी लगवाई जानी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन की 2 खुराकें लेने वाले अब गैर महफूज हैं। जी हाँ, मैं और आप जिन्होंने 2 डोजेज़ ले रखी हैं, जिनको लगता है कि जी एक डोज़ हमने लगवाई थी, दूसरी डोज़ हमने लगवा ली है, तो कोई बात नहीं, अब कोविड का कोई भी वेरिएंट आता रहे, कोई भी किस्म आती रहे तो हम महफूज नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम महफूज नहीं हैं। हमें अब तीसरी डोज़ जो है इसकी ये लेने की ज़रूरत है। बरतानिया में ये जो मनाज़िर जहाँ के हम आपको दिखा रहे हैं, 27 नवंबर को ओमिक्रॉन के पहले केस के बारे में पता चला था, जिसके बाद पाबंदियां सख्त कर दी गई थी। वाज़ेह भी किया गया कि कोई हिफाजती एहतियाती कार्रवाई नहीं की जाती तो इस माह के आखिर तक ओमिक्रॉन से मुतासिर अफराद की तादाद में 10 लाख तक इजाफा हो सकता है। बरतानवी वज़ीर सेहत साजिद जावेद ने भी कहा कि ओमिक्रॉन वायरस जिस तरह फैल रहा है ऐसा पहले कभी नहीं देखने में आया। इसकी इन्फेक्शन हर 2 से 3 दिन के बाद दुगना हो रहा है, और इसका मतलब ये है कि हमें इन्फेक्शन की एक लहर का सामना है। माहिरीन ने बरतानिया में अप्रैल तक 75,000 हलाकतों का खदशा जाहिर किया है और बरतानवी हुकूमत से पाबंदियां मजीद सख्त करने की सिफारिश की है। पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, क्योंकि जी कराची से भी आज ये खबर सामने आ रही थी कि वहाँ भी कुछ इलाकों के अंदर लॉकडाउन कर दिया गया है। सूरत हाल कुछ मजीद बिगड़ सकती है इस तनाजुर में। इसी पे बात करेंगे जी। डॉक्टर ज़ईम ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, DHO हैं इस्लामाबाद में। उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़ईम ज़िया साहब।
जी सर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारी रिक्वेस्ट पे हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर ज़हीम सैयद साहब, पहले तो ये बताइएगा, बरतानिया के हवाले से खास तौर पर चूँकि हम बात कर रहे हैं, अब पहला मरीज़ जो है वो बरतानिया में चल बसा है। लंदन में 40% केसेस कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन के हैं। क्या आलमी इदारे सेहत की जानिब से इसी वायरस की बात यूरोप में हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया गया था, जो कहा गया था कि एक नया वेरिएंट आएगा, या नहीं? जिस तरह से अभी ज़हीम साहब लोग बात कर रहे हैं कि कोई इतना ख़तरनाक नहीं है, हल्का सा नज़ला होगा, ज़ुकाम होगा, मसल पेन होगा और उसके बाद ये खुद ही चला जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात तो यह है कि जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया है, बहुत बड़े बड़े अदारे हैं उन्होंने भी जारी कर दिया है। ये पहली बात तो यह है कि हमें किसी भी तरह से नेग्लिजेंस नहीं करनी चाहिए। वो तमाम एहतियाती तदाबीर जो हमने पहले जो वेव्स में किए हैं उनको बिल्कुल मद्देनजर रखते हुए उसी तरह से सख्ती से उन चीज़ों पर अमल दरामद करना पड़ेगा जो हमने शुरू से किए। ओमिक्रॉन को सख्त मतलब उसको बहुत शिद्दत वाला वायरस का कहना इस वक्त कबल इस वक्त इसलिए भी है कि इसके केसेस जो है वो डायग्नोज होते जा रहे हैं। और देखिए साउथ अफ्रीका के अंदर काफ़ी सारा जो ज़्यादातर जो डायग्नोज हुए हैं लोग वो इसी वायरस से हुए, वहाँ पे हलाकतें भी अच्छी खासी हो गई हैं। और चूँकि ये लंदन में पहला इंतकाल था और पाकिस्तान के अंदर पहला ये केस आया है, तो मेरे ख्याल में इसको ऐसे ही सीरियस लिया जाना चाहिए और ले भी रहे हैं जिस तरह से इससे पहले डेल्टा या फिर इसके जो अदर वेरिएंट्स को लिया गया था। वायरस के अंदर एक बहुत जो अहम चीज़ है, इसकी डबलिंग जो है, जिस तरह से विरुलेंस और स्प्रेड जिस तरह से करता है वो बहुत तेज़ है। और कोविड-19 का एक अहम जो एलिमेंट है वो ये है कि जितने ज़्यादा लोग इन्फेक्ट होंगे उतने ज़्यादा लोग इसकी मोर्टेलिटी में आएंगे। तो लिहाजा SOPs को मद्देनजर रखना, वैक्सीनेशन कराना और जिस तरह से लॉकडाउन किया गया है पहले, शायद हमें आने वाले वक्तों में अगर हमने एहतियात ना किया तो हमें फिर उसी तरफ जाना पड़ेगा। इसको मद्देनजर रखते हुए आपने बात की है ज़हीम साहब, वैक्सीनेशन का ज़रा बता दीजिएगा। बरतानिया में भी ये कह दिया गया है कि जी तीसरी डोज लगवाना लाजमी है, पहले जो 2 डोजेस लगी हैं उससे आप महफूज नहीं हैं इस वेरिएंट से। तो जब अभी यही नहीं मालूम है कि इतना ख़तरनाक है नहीं है, तो बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहा है कि ठीक है पहले जिस पे पूरी तहकीक हो लेने दें, कुछ चंद और लोग अगर इससे खुदा न खास्ता चल बसते हैं तो फिर हम इसको सीरियस लेंगे। देखिए हमारे पास इसका टाइम नहीं होता, क्योंकि कोविड-19 जिस तरह से पिछली 4 जो वेव्स आई हैं उनके अंदर हमारे पास कतई भी टाइम नहीं हुआ कि हम लोग किसी चीज़ को क्योंकि ये देखिए ना, वो लोग जिनके रिश्तेदारों का इंतकाल हुआ उनको इस बात का अंदाज़ा है, जो इन्फेक्ट हुए, जो बीमारी से वापस आए, उनको इस बात का अंदाज़ा कि ये कितनी ख़तरनाक बीमारी है। जो लोग नहीं मानते, हम उनको मैं उनको ज़ाती तौर पे भी और ये एज ए डॉक्टर भी मशवरा दूंगा कि आप लोगों ने देखा कि इतने सालों का लोगों की जो मोर्टेलिटी हुई है, इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। वैक्सीनेशन की जहाँ तक बात है, हमारी जो टीमें हैं इस्लामाबाद के अंदर वैक्सीनेशन जो है वो कंटिन्यूसली लगा रहे हैं। इस्लामाबाद जो है सबसे पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेटेड डिस्ट्रिक्ट भी है और यूनिट भी है, जहाँ पर 75% से 80% आबादी जो है फुली वैक्सीनेटेड है। और अभी तक जो सूरत हाल है वो ये है कि कंट्रोल में है केसेस जो है। और चूँकि ओमिक्रॉन के 1-2 केसेस यहाँ पे डायग्नोज हो चुके हैं पूरे कराची में जो वेरीफाई हुआ है, तो हम उन चीज़ों को नजर रखते हुए तमाम तर इकदाम करेंगे जिससे हमें वायरस को रोकने में मदद साबित होगी। ठीक है, अच्छा, इसके लिए भी बचाव के लिए इकदाम वही हैं जो SOPs पहले मुतारिफ कराए गए थे। सोशल डिस्टेंसिंग है, बार बार हाथ धोना है, नज़ला ज़ुकाम अगर हो तो फौरी तौर पर टेस्ट करवाना है, या कुछ और सिम्टम्स हैं इसके नज़ला ज़ुकाम के अलावा और कुछ और एहतियाती तदाबीर हैं जो पहले वेरिएंट्स में हमने अपनाई थी? देखें, सबसे पहली बात ये कि हम जब SOPs की बात करते हैं तो सोशल डिस्टेंस रखना, 1 मीटर से 2 मीटर का फासला रखना, मास्क पहनना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, हाथ धोना, क्लोज जो प्रॉक्सिमिटीज में ज़्यादा लोगों का जमा हो जाना, या फिर बंद कमरों में रहना और जहाँ पे वेंटिलेशन का फुकदान हो, इसे अवॉइड करना, ये वो एलिमेंट्स हैं जिनको इस्तेमाल करके। और सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि तीसरी डोज आप वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। अगर आप 50 साल से ऊपर हैं और आपकी लास्ट वैक्सीनेशन जो है वो 6 महीने पहले हुई है, तो आप फ़ौरन से पेशतर आप जो है सेंटर से चले जाए और हमारी टीम आप वहाँ पे वैक्सीनेशन करेंगे। क्योंकि देखिए, पहली बात तो ये है कि जितने भी वायरस के जो इसके वेरिएंट्स आए हैं वो जितने लोग वैक्सीनेट होते हैं
डेटा ये शो करता है कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं वो कम ससेप्टेबल होते हैं, एट रिस्क कम एट रिस्क होते हैं कि उनको सीवियर डिजीज हो या फिर उनको कोई इस तरह का सिम्टम्स हैं जिससे उनका इंतकाल हो जाए। ये बहुत कम देखा गया है। अगर अस्पतालों में जो एडमिटेड लोगों का डेटा उठाएं तो वहां पर आपको पता लगेगा कि जो लोग एडमिटेड हो वेंटिलेटर पे हैं या फिर शदीद तरीके से बीमार हैं वो ज़्यादातर नॉन वैक्सीनेटेड लोग हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि जो दुनिया की बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो ये कहती दिखाई दे रही हैं कि जो कोविड से बचने के लिए एक गोली तैयार की गई है वो 90% तक कारआमद साबित हो रही है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनमें कोविड की निशानदेही हुई थी उन्होंने वो टैबलेट ली है, 90% लोग उसमें सेहतयाब हो गए हैं। तो आइंदा आने वाले दिनों में हम कुछ देख रहे होंगे कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसी टैबलेट जो है वो आ जाए, इस पे काम हो रहा है कुछ सर? देखिए, ये जो क्लिनिकल ट्रीटमेंट के जो मशवरे होते हैं उनको ज़्यादातर जो है वो चूँकि आपको पता है कि हर पेशेंट की क्लिनिकल सिचुएशन डिफरेंट होती है तो उनके डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक हाँ आने वाले दिनों में काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि कोविड के दौरान में कोई इतना रिसर्च होने का जो क्योंकि ये चीज़ जल्दी जल्दी फैलता गया है उसकी वजह से अभी कबल अज़ वक्त था, लेकिन चूंकि वैक्सीन आ चुकी है तो सबसे पहले वैक्सीन लगवाएं। और अगर कोई इस तरह की जो भी अगर कोई आप मेडिसिन आने वाली है तो वो जो फॉर्म्स हैं जो अप्रूव करते हैं उसके इस्तेमाल को या मुल्क के अंदर उसको लाने के बाद जो उसको डोज लगाने की जो प्रिस्क्रिप्शन है वो डॉक्टर्स और वो जो अहम अदारे हैं वो करेंगे, तो उसके बाद ही इसके ऊपर मैं लाइव कोई कमेंट कर सकूँगा। ठीक है जी। बहरहाल डॉक्टर ज़हीम ज़िया साहब DHO हैं आप इस्लामाबाद के लिए, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला और इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है इस नए वेरिएंट के हवाले से हमसे शेयर की। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बहुत सारे आम मौज़ूआत पर बात की है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हो, ओमिक्रॉन वायरस हो, अमेरिका के मामलात हों चाइना के साथ, या फिर सऊदी अरब के मुज़ाकरात चल रहे हों ईरान के हवाले से, बहुत सारी खबरें अहम जो है हमने आप तक पहुँचाई हैं। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल रात आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बात सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।